अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप के जरिए दिखाने के मामले में राज कुंद्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं और इस बीच उनके डर्टी गेम के एक राज बाहर आ रहे हैं। पुलिस ने 70 अश्लील वीडियोज बरामद किए हैं। आरोप है कि राज कुंद्रा ने इसे उमेश कामत के साथ मिलकर बनाया था। बताया गया कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में दिखाने और पायरेसी के कानून से बचने के लिए पुख्ता तैयारी कर रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को जांच में राज कुंद्रा के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोर्न रैकेट चलाने वाले अपराधी से मिले हैं। जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेकर हर गुजरते दिन के साथ उसकी नई नई काली हकीकत सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉर्न फिल्मों के गंदे धंधे को ऑपरेट करने वाले यश ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव से संबंध का पता चला है। यश ठाकुर राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स ऐप की तरह न्यूफ्लिक्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म चलाता था। राज कुंद्रा का पूर्व PA और आरोपी उमेश कामत कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच की कड़ी था। उमेश कामत पॉर्न वीडियोस बनाकर उसे कुंद्रा के हॉट शॉट्स और यश ठाकुर के न्यूफ्लिक्स दोनों जगह अपलोड करवाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की वियना इंडस्ट्री के अलावा JL स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी थी, जिसका एक दफ्तर सिंगापुर और दूसरा लंदन में था। इन दोनों कंपनी का सर्वर कैनरिन कंपनी और यश ठाकुर की न्यूफ्लिक्स के लिए भी होता था, जिसके एवज में राज कुंद्रा को रॉयल्टी मिलती थी। यानी एक ही पॉर्न फिल्म से राज कुंद्रा दोहरी कमाई कर रहा था। यही नहीं, क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला है कि राज कुंद्रा ने हॉट शॉट्स ऐप पर दिखाई जा रही पॉर्न फिल्मों को पायरेसी से बचाने के लिए बाकायदा कॉपीराइट की एक लीगल टीम भी तैयार की थी। यही नहीं, राज कुंद्रा और उसकी टीम पर नाजायज मांग करने और धमकी देने के आरोप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार भी लगा रहे हैं। और थ्रेट ये था कि मुझे उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वो जब कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा शूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी प्राइवेट चीजें लीक कर देंगे। मेरे ना करने के बाद मेरा फोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। वेब सीरीज को ऑफर दिया था। जब ऑडिशन की बात आई तो ऑडिशन के बाद पे उन्होंने कहा कि ऑडिशन लेना होगा। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे वीडियो कॉल पे ऑडिशन ले सकते हैं। जब मैं वीडियो कॉल पे आई तो उनकी पूरी चीज़ें बदल गई। उन्होंने मुझे कहा कि आपको न्यूड ऑडिशन देना होगा। उसके बाद वो काफ़ी वल्गर बातें करने लगे। मैंने उसके लिए मना कर दिया। उधर क्राइम ब्रांच की कड़ी पूछताछ में राज कुंद्रा का साथी और IT हेड रायन थोरपे टूट गया और उसने राज कुंद्रा के कई राज उगले। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में रॉयन थोरपे ने बताया कि राज कुंद्रा के डर्टी फिल्मों के उस रैकेट में उसका रोल राज कुंद्रा को यह बताना था कि तकनीकी रूप से एहतियात बरत कर वह किस तरह से कानून से बच सकते हैं। इन सबके बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कल जोगेश्वरी स्थित राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की। इस छापेमारी में कई अश्लील वीडियो और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस को सील कर दिया है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि इस ऑफिस में ही न सिर्फ अश्लील वीडियो की एडिटिंग होती थी, बल्कि उसे यहीं से लंदन भी भेजा जाता था। कुंद्रा के हर राज को बाहर लाने के लिए क्राइम ब्रांच की छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ करीब 70 अश्लील वीडियो लगे हैं, जो कुंद्रा के साथी उमेश कामत ने बनाए और उन्हें लंदन के कैनरिन कंपनी को भेजा गया था। खबर है कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक के ऐसे 90 वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्हें हॉट शॉट ऐप पर अपलोड किया गया था। पुलिस इसे कुंद्रा के खिलाफ बड़ा सबूत मान रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा से रोजाना किए गए लाखों लेन देन से जुड़े राज भी उगलवा लिए, जिसमें उसने बताया कि उसने फरवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, फिर हॉट शॉट्स नाम का ऐप बनाया था। इस ऐप को उसने लंदन की कैनरिन कंपनी की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था, लेकिन उसके मेंटेनेंस यानी रखरखाव के नाम पर अपनी बिहान कंपनी से करार कर लिया था। मेंटेनेंस के नाम पर ही बिहान कंपनी के 13 बैंक खातों से पैसों का लेन देन होता था। बताया जा रहा है कि हॉट शॉट्स ऐप के सब्सक्राइबर्स के जरिए होने वाली मोटी कमाई को मेंटेनेंस के नाम पर दिखाया जाता था। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा पूछताछ के दौरान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा बनाए गए वीडियो अश्लील जरूर होते थे, लेकिन वो पूर्ण वीडियो नहीं बनाते। उनके वकील भी सामने आकर यही दावे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की छापेमारी और जांच में जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, वो राज कुंद्रा के काले कारोबार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में राज कुंद्रा की कंपनी बियॉन्ड के जरिए हुए भारी भरकम लेन देन की ऑडिट करने की तैयारी में है। पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी लोगों के मन में बस पर हुए हमले के बाद से डर बैठ गया है और यही वजह है कि चीन के इंजीनियर और उनके कामगार हाथों में AK-47 राइफल लेकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना चीनी कामगारों को बलूचिस्तान में सुरक्षा मुहैया जरूर कराती है, लेकिन बस पर हुए हमले के बाद से उनके अंदर डर बैठ गया है और उनको इस बात का यकीन हो गया है कि पाकिस्तान की फौज पर भरोसा करना सही नहीं है और यही वजह है कि बलूची विद्रोहियों से खुद को बचाने के लिए अब उनके इंजीनियर और कामगार हाथों में असॉल्ट राइफल लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट से आई हैं। पहली तस्वीर देखिए, काले कपड़ों में खड़ा ये चीन का इंजीनियर है जो रोड का लेवल मापने वाले उपकरण पर काम कर रहा है, लेकिन उसके कंधे पर एक असॉल्ट राइफल नजर आ रही है जिसे उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ पकड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर में भी एक इंजीनियर ऐसे लेवलर के साथ काम कर रहा है, उसके कंधे पर भी AK-47 राइफल टंगी हुई है। तस्वीरों में दीवार पर लिखी मैंड्रिन भाषा भी दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल चीनी इंजीनियर कर रहे हैं वो हक्कानी नेटवर्क से खरीदे गए हैं। सोशल मीडिया पर हाथों में हथियार लिए काम करते हुए चीनी इंजीनियर और कामगारों की तस्वीरें वायरल हो रही है। चीनी इंजीनियर और उनके कामगार पहले से ही पाकिस्तान के कामगारों के प्रति एक सख्त रवैया अपनाते रहे हैं और अब चीनी इंजीनियर और उनके कामगारों के हाथों हथियार आने के बाद से पाकिस्तानी कामगारों के अंदर दहशत है। चीन ने पाकिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आए दिन चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोही धावा बोल रहे हैं। हाल ही में एक बस पर भी बलोच विद्रोहियों ने हमला किया था। चीन ने सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD बनाई थी। इस SSD का काम पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा करना है। चीन के नागरिकों की सुरक्षा में पाकिस्तान सेना भी तैनात है। बावजूद इसके चीन के कई प्रोजेक्ट पर बलोच विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं। हमलों के डर से ही चीन ने अपने कामगारों के हाथ में असॉल्ट राइफल थमा दी है। पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट और उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन विद्रोहियों के हमले लगातार जारी हैं। पिछले ही दिनों बस पर हुए हमले में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले को एक हादसा बताकर इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन चीन के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को ये मानना पड़ा कि ये हादसा नहीं, हमला है। चीन को तो पाकिस्तान की जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं और यही वजह है कि उसने अपनी एक जांच टीम को पाकिस्तान भेजा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नज़रें अब बार बार राजस्थान की तरफ जा रही है। पंजाब के घमासान के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बदलाव के बावजूद सिद्धू और अमरिंदर सिंह लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी जंग में चुप्पी टूट चुकी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दिन पहले जब मीडिया के सामने आए तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई मसलों और पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर खुलकर बात की। हालांकि इस बातचीत में उन्होंने एक बार भी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जुबान पर एक टीस आ गई। टीस ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार बनने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी क्यों नहीं हो पाती। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। कई राज्यों में बार बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है। इस कसक के साथ उठाए गए सवाल में भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था ये हर कोई समझ सकता है। खुद पायलट ने भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने पार्टी नेतृत्व और नेताओं के सामने भी उठाया है। देश में जो चुनाव हो उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व अधिकार है अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया। कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे। पायलट ने उम्मीद जताई है कि पार्टी उनके उठाए मुद्दे पर ध्यान देगी और वक्त रहते फैसला भी करेगी। बिना किसी का नाम लिए सचिन पायलट ने जो कुछ भी कहा वो पार्टी के लिए किसी भी नेता या कार्यकर्ता की चिंता हो सकती है, लेकिन जनाधार वाले पायलट कांग्रेस की इस खास कमजोरी के लिए
किसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नज़र में इसका उपाय क्या है, ये हर कोई जानता है। लेकिन मीडिया के सामने सचिन ने मुद्दे तो उठाए, उन मुद्दों का हल ढूंढने की संगठन से अपील भी की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। न कामयाबी को दोहरा पाने में नाकाम रहने वालों का और न ही कामयाबी का रास्ता खोलने में सक्षम चेहरों का। राज्य में पार्टी अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का पद संभाल चुके पायलट ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि पार्टी में काम करने वालों को पद भले ही मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान उनका हक है जो मिलना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियां खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। पायलट की नजर कहाँ है और उनके निशाने पर कौन है? कांग्रेस ही नहीं, राजनीति की मामूली समझ रखने वाले भी इसे भांप रहे हैं। चूंकि पायलट ने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से जो सामने आए, उन्होंने भी बगैर किसी का नाम लिए उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। मैं एज ए कांग्रेस एमएलए मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा टेन्योर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने बहुत सराहनीय काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगली बार भी पूरी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। पार्टी का चिंतन का विषय है, वो पार्टी करेगी कि क्यों हमें क्या और करना चाहिए, लेकिन जब राज में होते हैं, जब सरकार होती है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की जनता को अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, उसके कार्य होने चाहिए। वो कार्य हो रहे हैं और पार्टी नेतृत्व तो इस बारे में भी विचार करेगा। हाँ, पार्टी जब सरकार बनती है, एमएलए चुने जाते हैं, तो पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो बूथ पे भी लड़ता है, उसका भी योगदान होता है, हर व्यक्ति का योगदान होता है। पंजाब में सिद्धू को कमान मिलने के बाद जिस तरह कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन नए अध्यक्ष को मिला, सचिन पायलट का दावा है कि उसी तरह आला कमान के फैसले का सम्मान दूसरे राज्यों में भी होगा। पायलट ने अपने तरफ से काफी कुछ कह दिया, लेकिन पार्टी सचिन के इशारे को कितना समझती है और क्या पंजाब की तरह राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो पाएगी, इसके लिए कुछ वक्त तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद राजस्थान में भी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि जिस तरीके से पार्टी आलाकमान ने पंजाब का समाधान निकाला, उसी तरह राजस्थान का भी समाधान निकालेगी। सिद्धू की ताजपोशी के बाद पायलट समर्थकों की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन सियासत में उम्मीद और अंदेशों में ज़्यादा फासला नहीं होता है, इसे खुद पायलट भी जानते हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। अब परमवीर सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 2 आम नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में इतनी धाराएं लगाई गई है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले में 29 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ केस और शिकायतें पुलिस के पास थी। उन्हीं का निपटारा करने के बदले में परमवीर की ओर से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। एफआईआर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी हैं। एफआईआर में परमवीर के अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट के डीसीपी का भी नाम है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात है। इस मामले में 2 नागरिकों के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन दोनों नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120B समेत 29 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाकर सियासी तूफान ला दिया था। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था और अब परमवीर सिंह खुद 15 करोड़ की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में फंस चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर एक और मामले में कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि परमवीर सिंह जब थाने के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने मुंबई के मलबार हिल इलाके के सरकारी आवास का किराया नहीं भरा था।
इस समय बताया जा रहा है कि उस सरकारी आवास का किराया 54 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें परमवीर सिंह ने अब तक सिर्फ 29 लाख रुपए ही भरे हैं, यानी कि 24 लाख रुपए अभी भी बकाया हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह 18 मार्च 2015 को ठाणे के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो मुंबई में स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के एडिशनल डीजीपी थे। ठाणे से मुंबई आने पर परमवीर को मालाबार हिल्स के नीलिमा अपार्टमेंट में आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जब ठाणे में ट्रांसफर हो गया तब भी उन्होंने मालाबार हिल्स वाला अपार्टमेंट खाली नहीं किया था। इसलिए किराया और पेनाल्टी जोड़कर उनके ऊपर 54,10,000 रुपए बकाया हो गया। हैरानी की बात यह है कि परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपनी बकाया रकम माफ करने की अपील की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच 100 करोड़ की वसूली का विवाद हो गया। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तब उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख और परमवीर सिंह की दोनों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ परमवीर सिंह की शिकायत पर लगातार ईडी अनिल देशमुख के ऊपर अपना शिकंजा कसते जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तो पेश हुआ यूपी में, लेकिन आजकल इस जनसंख्या नीति की चर्चा मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही है। शिवराज सरकार के कई मंत्रियों से लेकर विधायक और कई कद्दावर नेताओं ने इसे मध्य प्रदेश की जरूरत बताया है। एक तरफ मांग हो रही है सरकार से कि जनसंख्या को काबू में लाने के लिए कानून बनाया जाए, जबकि विपक्ष इसे बेवजह की कवायद करार दे रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर ये कानून बनाकर फौरन लागू कर दिया जाए तो फिर मौजूदा बीजेपी सरकार की सूरत क्या होगी? सवाल काल्पनिक है, लेकिन जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार हुआ तो मध्य प्रदेश में भी इसके लिए आवाज उठने लगी। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताकर इसी तरह के विधेयक की मांग शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के हक में आवाज बुलंद करने वाले चेहरों में से एक सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य भी हैं, जो 9 बच्चों के पिता हैं। इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए वो जोर शोर से बोल तो रहे हैं, लेकिन उनकी नजर कहीं और है और निशाना कहीं और। हमारा नारा था हम दो हमारे दो, क्या ये संभव हो सका? पर नहीं, मैं ये कहता हूँ इस समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ, तो ये 2 तरह की नीतियाँ नहीं होगी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 27 लाख है। इसकी विकास दर 20% से ज्यादा है। हालांकि आबादी को काबू में लाने के लिए साल 2000 में दिग्विजय सिंह सरकार ने सरकारी नौकरी और पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों वाला नियम बनाया था, लेकिन इसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती मिली। इसके बाद साल 2005 में बीजेपी सरकार ने इसे वापस ले लिया। इसलिए बीजेपी के बदले नजरिए पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है और खुद दिग्विजय सिंह इस नीति को मुख्य मुद्दों से हटाने की बीजेपी की कोशिश बता चुके हैं। ज़बानी सियासी जमा खर्च तो हो रहा है, लेकिन अगर कानून बने और आज की तारीख से ही लागू हो जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले माननीयों का क्या होगा? जरा इस पर भी गौर करते हैं। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के 227 विधायकों में बीजेपी के 39.2% विधायक और 38.7% मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7% विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से 14 विधायकों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं। 3 मंत्रियों के भी 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, जबकि 12 विधायकों के 4 बच्चे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक ऐसे भी हैं जिनके 5 बच्चे हैं और 1 विधायक के तो 9 बच्चे हैं। यानी कानून बना तो विधानसभा के भीतर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, भले ही इसे लेकर सियासी नफा नुकसान की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। चूंकि 2005 में बीजेपी ने दिग्विजय सरकार के बनाए नियम को वापस ले लिया था, इसलिए कांग्रेस उसके सामने आईना रख रही है। जनसंख्या नियंत्रण आज की आवश्यकता है, पर इसकी नियत पॉलिटिकल या किसी भी प्रकार के लाभ हानि या षड्यंत्र की नहीं होना चाहिए। बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों पर बढ़ता बोझ देश के सामने बड़ी समस्या
और बड़ी चुनौती हैं। इस पर सरकारों की फिक्र वाजिब है। बीते साल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन आबादी पर काबू कैसे पाया जाए, तरीका क्या हो, इस पर तो बहस हो सकती है। मगर जिस अंदाज में इस मुद्दे पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, इससे ये मुद्दा सामाजिक कम और सियासी ज्यादा नजर आता है।